नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है, जिसका नाम है बिखरे हीरे पन्ने। कथा कहानियों के विशाल गहरे सागर से मैं हाजिर हूँ आज फिर एक सच्चा मोती लेकर। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, कार्यणी न मनोरथे। इसका अर्थ है सिर्फ इच्छा मात्र करने से ही कार्य पूरे नहीं होते, बल्कि व्यक्ति के मेहनत करने से ही पूरे होते हैं। संस्कृत का यह श्लोक बड़ा ही मूल्यवान है। जो व्यक्ति इस अर्थ को अपने जीवन में उतार लेता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। मेरी आज की कहानी भी अथक परिश्रम और आशावादिता के रंग में ही रंगी है। दोस्तों, घटना भारत के मध्यकालीन इतिहास की है, जब मुगल भारत में बसने लगे। उनके साथ ईरानी, तुरानी, अरबी लोग भी भारत आए। उन्हीं में एक ईरानी युवक भी था, जिसका नाम था अबुल हसन। अबुल हसन उच्च कोटि का विद्वान था। कहते हैं, यदि वह किसी किताब को पूरा पढ़ लेता तो वह उसे पूरी याद हो जाती। धार्मिक शिक्षा में पारंगत होने के कारण शासकों द्वारा उसे मुल्ला की उपाधि मिली। यही नहीं, वह बहुत अच्छा गायक भी था। इन्हीं गुणों के कारण उसकी मित्रता बादशाह के कुछ दरबारियों से हो गई। प्रवासी होने के कारण उसकी संपत्ति आदि सब ईरान में ही रह गया, अतः उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। हिचकिचाते हुए उसने अपने दरबारी मित्रों से मदद मांगी। उसकी प्रतिभा और गुणों को देखकर वे उसे मुगल बादशाह अकबर के समक्ष ले गए। उसकी साधारण वेशभूषा और शर्मीला स्वभाव बादशाह को प्रभावित नहीं कर सका, पर कुछ सोचकर अकबर ने उसे मुर्गी खाने का अध्यक्ष बना दिया। उस समय अकबर के दरबार में विद्वानों का एक समूह था, जिसे बाद में अकबर के नवरत्नों का नाम दिया गया। अबुल हसन उसमें शामिल होने का सपना लेकर आया था, इसीलिए बादशाह के फैसले से निराश हो गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और उसी पद को सहर्ष स्वीकार कर लिया। तत्काल वह कार्यभार संभालने शाही मुर्गी खाने जा पहुंचा। वहां मुर्गियों की दशा काफी खराब थी। वे कमजोर और बीमार दिखाई दे रही थीं। कारण जानने पर उसे पता चला कि शाही खजाने से जो रकम मिलती है वह इनकी देखभाल के लिए पर्याप्त नहीं है। वहीं पास में ही शाही बावर्ची खाना भी था, जहां शाही परिवार के लिए भोजन पकाया जाता। उस समय पके हुए भोजन को गर्म रखने के लिए भोजन से भरे बर्तन के मुंह को बड़ी बड़ी आटे की लोइयों से सील कर दिया जाता, बाद में उन्हें फेंक दिया जाता। अबुल हसन की पारखी नज़र जान गई कि ये आटा मुर्गियों के भोजन के रूप में काम आ सकता है। उसने वह आटा एकत्र कर मुर्गियों को खिलाना आरंभ किया। 1 महीने में मुर्गियां काफ़ी स्वस्थ और मोटी हो गईं। एक दिन बादशाह निरीक्षण पर आए तो मुर्गियों की स्थिति देखकर काफ़ी खुश हुए। पूछने पर यह भी पता चला कि शाही खजाने से मुर्गी खाने का खर्च भी कम हो गया है। उन्होंने खुश होकर अबुल हसन को शाही पुस्तकालय का अध्यक्ष बना दिया। वहां पहुंचने पर अबुल हसन ने पाया कि पुस्तकालय की दशा भी खास ठीक नहीं। सभी किताबें आपस में मिली हुई थीं। ये किताबें पुस्तकालय में बेतरतीब ढंग से लगी थीं। कई उपयोगी किताबों के पन्ने इधर उधर फटे पड़े थे। सबसे पहले उसने पुस्तकालय की साफ सफाई करके उसे व्यवस्थित किया। फिर विषयों के क्रम से किताबें सजाईं और फटी पुरानी किताबों की मरम्मत की। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उस समय शाही फरमान रेशम के कपड़ों पर जारी किए जाते थे। हर विभाग के लिए अलग रंग के फरमान होते, जैसे धार्मिक फरमान हरे, व्यापार से संबंधी पीले, राजस्व से संबंधित नीले और शाही परिवार के फरमान लाल रंग के होते। बाद में इन्हें फेंक दिया जाता। अबुल हसन ने उन्हें एकत्र करना आरंभ कर दिया और विषयों के हिसाब से अलग अलग रंग चुन लिए, जैसे धार्मिक किताबों के लिए हरा, दर्शन शास्त्र के लिए नीला, विज्ञान के लिए लाल और अर्थशास्त्र के लिए पीला। इन कपड़ों से किताबों के कवर सिलवाकर इन पर चढ़ा दिया। इस तरह से पाठकों को भी सरलता हो गई और पुस्तकालय की बिना खर्च के शोभा भी बढ़ गई। बादशाह जब कुछ समय के बाद पुस्तकालय का निरीक्षण करने आए तो ये व्यवस्था देखकर मंत्रमुग्ध रह गए और जान गए कि यह व्यक्ति विलक्षण प्रतिभा का धनी है तथा इसका स्थान यहाँ नहीं, राज दरबार में है। उन्होंने अबुल हसन को सम्मानित कर उसे राज दरबार में अपने विद्वानों के समूह में शामिल कर लिया
और वह नवरत्नों में से एक रत्न हो गया। आखिरकार परिश्रमी और आशावादी अबुल हसन का सपना पूरा हो गया। यही अबुल हसन बाद में मुल्ला दो प्याज़ा के नाम से प्रसिद्ध हुए। जी हाँ दोस्तों, हम सभी ने इतिहास की किताबों में ये नाम ज़रूर पढ़ा होगा और पहली बार सुनकर हंसे भी होंगे कि यह क्या नाम हुआ भला। दरअसल मुर्ग दो प्याज़ा नामक व्यंजन इनका पसंदीदा व्यंजन था। ये जहाँ भी आमंत्रित होते मेज़बान से इसी पकवान की फरमाइश करते। मुर्ग दो प्याज़ा को बेहद पसंद करने के कारण ये मुल्ला दो प्याज़ा बन गए। आशा है कि आप सभी को मेरी कहानी पसंद आई होगी और इसमें निहित संदेश भी मिल गया होगा। राह की कठिनाइयों की परवाह किए बगैर चलते रहिए, एक दिन आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। यदि मेरी कहानी उपयोगी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।